गुड। हाँ हाँ, चलो आगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब नंबर में लास्ट नहीं, इस चैप्टर में जो हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे वो। हाँ जी बेटा, एकदम चुप, एकदम शांति। ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री चैप्टर का ही क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत शांति से पढ़िएगा। पहला मैंने बोला इट सेल्फ इन्वेंट्री, दूसरा बोला फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड सेल ऑन अप्रूवल। और मज़े की बात ये हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, ध्यान से पढ़िएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,75,000 ऑन 31 मार्च 2020। क्या सिखाया था आपको मैंने कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब फिजिकल स्टॉक होता है बेटे। गोडाउन में इन्वेंट्री कितने रुपए की पड़ी थी, मतलब आप गोडाउन में जब रखे हुए माल की काउंटिंग करके आए तो आपके पास इन्वेंट्री का कीमत कितना मिला, 3,70,000। ओके बेटे। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब होता है, इन्वेस्टिगेशन। बेटा पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5 तक आपको रीज़न ऑफ जो एरर्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पढ़ो, देखें। बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो एक बार। क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। यार क्यों दे रहा है, ऑलरेडी अपने को 31 मार्च 375 का स्टॉक गिवन है कि नहीं, फिर ये हमसे क्यों मांग रहा है वापस 31 मार्च को। ये नहीं बेटा, ये तो है फिजिकल स्टॉक। अपने से मांग क्या रहा है, वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये तो है फिजिकल पोजेशन वाला, और मांग क्या रहा है, ओनरशिप वाला। क्या जरूरी है कि जो इन्वेंट्री फिजिकली आपके पास पड़ी है वही आपकी ओनरशिप हो? अरे आपका इन्वेंट्री आपके पास पड़ा ना होकर किसी और के पास भी तो हो सकता है। आपने खरीदा तो है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। आपका इन्वेंट्री आपके पास पहले था, फिर आपने कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेंड कर दिया, अभी तक उसने ना हाँ बोला है ना ही ना बोला, तो वो इन्वेंट्री फिजिकली आपके पास नहीं है लेकिन उसके मालिकाना हक आपका है कि नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट क्यों, हनुमान का प्रॉफिट तो अपने को ऑलरेडी 6 लाख का फिगर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो फिर एडजस्टेड क्यों बोलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हुई होगी, तो यानी कि वो प्रॉफिट गलत था कि नहीं था। पहली बात, ये चैप्टर फाइनल अकाउंट का कैसे, वो आपको यहाँ पता चलेगा जब पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कैसे, फाइनल अकाउंट बनने के बाद में जब हम लोग एरर्स का रेक्टिफिकेशन करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो वो टॉपिक यहाँ कवर हो गया बेटा। फाइनल अकाउंट अभी आपको पता चल जाएगा। इन्वेंट्री का टॉपिक है ही, आपको क्या गिवन है,
फिजिकल वैल्यू को दिया हुआ है, सर्टेन एडजस्टमेंट दिए हैं और फिर आपसे क्या मांगता है, इन्वेंट्री। सेल ऑन अप्रूवल कैसे है, इस लाइन को पढ़िए जरा। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020 एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। आ गया सेल ऑन अप्रूवल वाला। करें हम लोग शुरू। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूएशन किसका करने वाले हैं, स्टॉक का। वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक ही बात दो बार रिपीट नहीं करूंगा बेटे, आपका ध्यान नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। एकदम सीधे बैठो और सोचना समझना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आ गया तो समझ लीजिए 10 में से 10 मार्क्स पूरे हो जाएंगे हमारे। ठीक है बेटे, लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। लिखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही मैंने क्या लिखा बेटे, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या निकल कर आया, फिजिकल स्टॉक। कितना रुपीस, 3,75,000। ओके बेटे, और ये चैप्टर जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। अगर कॉमन सेंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। बेटा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और फाइनल अकाउंट्स चैप्टर याद है क्या? एक बहुत बड़ा गांगुली वाला एक क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा। उसका एडजस्टमेंट नंबर 1 याद है कि क्लोजिंग स्टॉक वाज 3,93,000। दिस इंक्लूड्स अ सेल रिटर्न ऑफ ₹15,000 फॉर विच नो एंट्री वॉज पास्ड। याद आया? तो आपको मैंने ये समझाया था और आप बोले भी थे कि हाँ सर सही है कि 3,93,000 की जो स्टॉक की वैल्यू गिवन है उसमें जो कस्टमर ने माल हमें दिया था वो ऑलरेडी शामिल हो चुका है, बस इसकी क्या पास नहीं हुई है। तो एंट्री में गलती का इफेक्ट उस फिजिकल पड़े हुए स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो बुक रिकॉर्ड्स है बेटे, है ना। इस लाइन को पढ़िए क्या लिखा, परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड रुपीज पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अपन ने खरीदे क्या थे, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। क्या खरीदे थे? एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बुक्स में हुई गलती का कोई भी इफेक्ट फिजिकली पड़ी हुई इन्वेंट्री पे होगा क्या? प्लीज मेरे को तीनों बॉटल दोगे एक बार, फटाफट दो, तीनों बॉटल दे देना। दिस इज द स्टॉक। कितना गुड्स है मेरे पास, 1 2 और ये 3। ओके एवरीबॉडी, मैं ये बॉटल्स जो है प्लास्टिक हो गया स्टील हो गया इनकी गुड्स में मैं डील करता हूं। तो मेरा इन्वेंट्री क्या हो, बॉटल हो गया बेटा। मैंने खरीदा क्या, एंट्री बोलिए। मैंने एंट्री लिखी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो वहां बॉटल 3 की 4 हो गई क्या? अरे हो गई, देखो क्योंकि यहाँ परचेज डेबिट कर रहा हूं। अरे देखो तो सही, हो गई क्या 4? कितनी है, 1 2 3। मैंने खरीदा पेन, एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो बॉटल 4 हो गई क्या? लेकिन परचेज डेबिट किया है मैंने। क्या क्या बोलोगे आप मुझे? दिस इज द बुक रिकॉर्ड सर। उस इन्वेंट्री पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, इसका गोडाउन में पड़ा इन्वेंट्री थोड़ी घटेगा बढ़ेगा। टेल मी यस और नो। पक्की बात समझ में आ गई? दिस इज द एरर इन द बुक्स, नॉट इन द फिजिकल स्टॉक। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या इस एरर का इफेक्ट गुड्स की फिजिकल क्वांटिटी पे पड़ा क्या? इसलिए ये जो स्टॉक फिलहाल दिया हुआ है वो अपनी जगह बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसलिए एडजस्टमेंट जो अपन करेंगे क्या वो इस 375 में होगा क्या?
लेकिन अरे क्यों होएगा? अभी यही तो बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तो हाँ हाँ बोल रही थी, अब बोल रही हो कि हाँ नहीं होगा। अरे भाई गलती मैंने कहाँ करी है? स्टॉक पे पड़ेगा क्या फर्क? तो वो स्टॉक बेमतलब ही मतलब वो इफेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं स्टॉक की वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि नहीं। लेकिन प्रॉफिट पे फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पीएनएल या ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस बेमतलब आ गई कि नहीं आ गई, जबकि 15,000 से नहीं आने चाहिए। प्रॉफिट पे पड़ेगा ना इफेक्ट, लेकिन मैं फिलहाल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ या स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 छोड़ना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड। नाउ पढ़िए इसको, क्या लिखा है? हनुमान गेव अवे। नाउ यू ऑल आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। गिव लिखा है कि गेव लिखा है? गेव का मतलब होता है पास्ट टेंस, ये हो चुका है, ये काम ऑलरेडी किया जा चुका है। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड रुपीज एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वाज पास्ड। समझे क्या? कितनी बॉटल्स दिख रही हैं आपको? आज 31 मार्च नहीं है, आज 25 मार्च है। आज क्या है? आई एंटर्ड, मैं हनुमान, मैं कहाँ गया? गोडाउन में, एक बॉटल निकाली और फ्री सैंपल में बांट दी। बांट दी क्या? एंट्री करनी चाहिए थी ना, एंट्री नहीं करी, लेकिन 3 बॉटल कितनी रह गई? पक्का? आज आ गई 31 मार्च। चलो गोडाउन में जाता हूँ, काउंटिंग कर रहा हूँ। 1 2 कितना? 1 2। वैल्यू कितनी? 375। वैल्यू कितनी? 3। अपनी जगह बिल्कुल सही है कि नहीं? अरे है ना अपनी जगह बिल्कुल सही। ये भाई 3 जाने के बाद ही 2 बची है कि नहीं बची है? और ये 2 वैल्यू उठाकर मैं कहाँ डाल दिया? डाल दिया क्या इधर? समझ में आ गई के बात? पर मैंने किया क्या नहीं? एंट्री नहीं पास करी। तो अब एंट्री करूंगा तो क्या वापस इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी क्या? मैं एंट्री कर ही किसकी रहा हूं? जो मैंने डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए था उसका डेटा रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जब इसका रेक्टिफिकेशन करूंगा, क्या इन्वेंट्री की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बात समझ में आ गई क्या? तुम्हारी जेब में कितने थे साहब? 10,000 थे। 100 छोटा मत सोच, 10,000 रुपये थे। ठीक है? ठीक है क्या? इसको 2,000 दे दिए। नाम बोलो तुम्हारा? विशित। इसने 2,000 रुपये दे दिए। एंट्री बोलिए क्या होगी इसकी बुक में? विशित अकाउंट डेबिट टू। नहीं करी इसने एंट्री। बता रोकड़ा कितना है तेरी जेब में? कितना है? 8,000। अभी भी इसकी जेब में 8,000 पड़े। इसको 2 दिन बाद समझ में आ रहे मैंने क्या नहीं करी। चल एंट्री कर दे। क्या करेगा? विशित अकाउंट डेबिट टू। बताओ इसकी जेब में अभी एंट्री करने कैश कितना बचेगा? क्या यार, 6 होना चाहिए ना? 6 होना चाहिए था ना? अरे तुमने एंट्री करी है ना? कुछ समझ में आया क्या? तुम्हारे पास बॉटल कितनी थी? 25 तारीख को तुमने एक बॉटल उठाई और फ्री सैंपल में बांट दी। इन्वेंट्री कितनी रह गई? एंट्री उसी दिन हो जाती। आपने एंट्री पास नहीं करी। अब आप 31 मार्च को गोडाउन में गए तो 1 2 क्वांटिटी कितनी? उसकी वैल्यू कितनी? बात समझ में आ गई? याद आया यार, मैंने वो जो बॉटल दी थी उसकी एंट्री पास नहीं करी। चलो एंट्री कर देता हूँ। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बोलो फटाफट। एंट्री यही होती है ना? पढ़े लिखे हो ना 11वीं क्लास? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब मैं आज ही एंट्री पास कर रहा हूँ। बताओ बॉटल अभी भी 2 की रहेगी, 1 हो जाएगी? 2 ही रहेगी ना? कम क्यों नहीं करी आपने? ऑल गेव अवे, काम हो चुका है। 6 रहे कि 8 ही रहे? बात समझ में आ गई? ये अपनी जगह परफेक्ट है कि नहीं? बुक्स में नहीं हुआ था, बुक्स में कर लेंगे। इन्वेंट्री की फिजिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2 का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? नंबर 3 बोलिए क्या लिया? बेटा बॉटल वापस देते हैं, स्टॉक कम है हमारे पास। पढ़ो 3rd पॉइंट। Invoices for goods amounting ₹250 have been entered on। बॉटल देखो कितनी है? 1 2 3। मैंने बॉटल खाया, ये देखो, ये एक बॉटल इस वेंडर के पास पड़ी है। सुनिए, 2.5 लाख की बॉटल है। किसके पास पड़ी है? वेंडर के पास। वेंडर मतलब सेलर के पास। वेंडर पकड़ो, इस लाइन को पढ़ो। Invoice for goods amounting ₹250 have been entered on। इनवॉइस का मतलब जिस बेसिस का बिल बनता है उसकी मैंने एंट्री क्या कर ली? बुक्स में रिकॉर्ड कर ली। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एंट्री बोलिए।
आगे पढ़ो, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। मेरी बुक्स में परचेज का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वेंडर लाओ मुझे बॉटल दो, मैंने बोला अरे इस पे नाम ढंग से लिखा हुआ नहीं है। इसने बोला 4 दिन बाद में नाम लिख के दूंगा, आ जाना मेरे पास। मैंने गुड्स खरीद तो लिया है ना, फटाफट बोलो ना, मैं मालिक तो बन चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा वेंडर अभी ये बॉटल सही पोजीशन में नहीं है, मुझे बाद में दे देना। क्या अभी भी इन्वेंट्री 3 ही पड़ी है? लेकिन मालिक मैं 3 + 1 4 का हूं कि नहीं? अब मुझे गिवन क्या है? फिजिकल वैल्यू, और मुझे पूछा क्या है? ओनरशिप। ये फिजिकल और वो मालिकाना, प्लस करूंगा कि नहीं करूंगा? गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिसीव्ड, गुड्स परचेज्ड बट नॉट, या स्टिल इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट। बात समझ में आ गई? जो माल आप खरीद तो लिए, मालिकाना हक तो आ गया, लेकिन आपको रिसीव। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, मैं पूछूंगा विच वन, फिजिकल या बुक? बोले नहीं फिजिकल बताओ, मैंने गोडाउन में देखो 3 बॉटल पड़ी है, फिजिकल। ओनरशिप बताओ, मैं कहा 3 तो वो है ही, 1 मैंने खरीद लिया, उसे भी ऐड कर दो। बात समझ में आई? फटाफट बताइए, क्या ये 2.5 लाख इस 375 में ऐड हो जाना चाहिए? लिखो नंबर, लिखो, ऐड परचेजेस, या सिंपल लिखिए परचेज ऑफ गुड्स बट नॉट रिसीव्ड टिल 31st March 2020। हाउ मच? 2,50,000। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ओके। अब ठीक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेल्स का है, पढ़ो बेटा, बोलिए। इन मार्च मतलब 31 मार्च से पहले ना, गुड्स ऑफ रुपीज सोल्ड एंड डिलीवर्ड, वापस बोलो, एंड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2020। मार्च 31 मार्च से पहले कोई भी मार्च ले लो, कोई भी मार्च ले लो, रैंडमली ले लो, 20 मार्च ले लें। मेरे पास इन्वेंट्री कितने बॉटल्स की थी? 4, ठीक है 4। 20 मार्च को मैं गोडाउन में जाता हूं और ये बॉटल उठाता हूं, डिलीवर्ड लिखा हुआ है, उठाया और कस्टमर को दे दिया, एक तो कस्टमर को दे दिया। सेल्स हो गई कि नहीं हो गई? डिलीवरी हो गई कि नहीं हो गई? बट आई डिड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ मार्च 2020। मैंने तो सेल्स कब मान ली? इन्वेंट्री पहले कितना था? दिया जा चुका है ना। अब जब मैं गोडाउन में गया तो देखता हूं कितनी पड़ी है, 1 2 3, फिजिकल पड़ी है ना, सही पड़ी है कि नहीं? फिर मुझे ध्यान आया, यार तूने क्या कर दिया, सेल कर दिया था लेकिन बुक्स में एंट्री पास। इस साल की एंट्री किस साल में कर दी? अप्रैल में। तो खाली बुक्स में गलती हुई है ना, तो इस साल में एंट्री करूंगा तो केवल एंट्री ही होगी ना बेटे, क्या वो क्वांटिटी कम हो जाएगी क्या? मतलब जो 3 बॉटल है वो एक जाने के बाद ही 375 की बताई है कि नहीं बताई? इस लाइन पे जोड़ डालिए, क्या लिखा है? डिलीवर्ड। बात समझ में आ गई बेटा? केवल बुक्स में एरर है, इन्वेंट्री पे फर्दर कोई इफेक्ट जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर नाउ बेटा? पॉइंट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000। मेरे पास इन्वेंट्री कितने बॉटल्स का था? 4। बात समझ में आ गई? एक बॉटल 75,000 रुपए वाली, कितने वाली? 75,000 वाली, वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च। वापस से मार्च आया, 20 मार्च मैंने उस स्टॉक में से उठाया और किसको दे दिया? कस्टमर को, सेल और रिटर्न बेसिस पे। एम आई क्लियर बेटा? एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹33.33। 2 अप्रूवल वॉज गिवन इन, अगले साल में दी बेटा, एंड दीज वर टेकन एज सेल फॉर मार्च 2020। गलती हो गई कि मुझसे? 31 मार्च तक कस्टमर अगर मुझे हाँ नहीं बोले और ना नहीं बोले तो क्या उसे सेल्स मान लेते हैं क्या? लेकिन मैंने तो क्या मान लिया, जबकि कस्टमर मुझे हाँ कब बोल रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल याद है? सेल ऑन अप्रूवल का 7,000 रुपये का माल कस्टमर के पास पड़ा था, लेकिन कस्टमर ने सेल्स के लिए बोला था अप्रैल में,
हमने 31 मार्च को रिवर्स एंट्री करके इन्वेंट्री विद कस्टमर की एंट्री घुमाई थी कि नहीं घुमाई? वही कहानी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ना। पहले कितनी बॉटल थी? मैंने 75,000 रुपये की बॉटल उठाकर किसको दे दिया? इसने 31 मार्च तक नो यस नो नो कुछ भी नहीं बोला उसने। अब मुझसे 31 मार्च को एक पूछे व्हाट इज़ योर फिजिकल स्टॉक, तो मैं क्या बोलूँगा? 1 2 3 कितने रुपए का? 3,75,000। क्या ओनरशिप इतने की है? नहीं, वो 3 मेरी है और मेरे पास है। एक बॉटल है इसके पास लेकिन वो मेरी है। बताइए मेरी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 3 की आएगी या 4 की आएगी? फिजिकल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 3 की या 4 की? बात समझ में आ गई? मुझसे फिजिकल मांगा है कि बुक वैल्यू? फिजिकल दी हुई है, एक वो भी ऐड कर दूंगा, ओनरशिप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लिखो बेटे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। और बेटा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होगा पहले, उसका कंपैरिजन किससे करते हैं? एनआरवी। अगर वो विच एवर इज लेस होता है तो लिखते हैं हम लोग। अभी वैल्यू कितना आ गया? 75। एम आई क्लियर बेटे? सारे पॉइंट्स कवर हो गए? टोटल लगाइए 7 लाख। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, फिजिकली कितने का पड़ा था, लेकिन बैलेंस शीट में आप कितने का दिखाओगे? 7 लाख। और बैलेंस शीट बनेगी तो पता है कैसे करेंगे अपन लोग? हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा आगे से आगे बोलो, क्या लिखूं क्लोजिंग स्टॉक के आगे? शाबाश, 375। ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? फिजिकल एड स्टॉक इन ट्रांजिट, एड इन्वेंट्री विद कस्टमर। 375 प्लस 2.5 प्लस 75 बाहर 7 आएगा कि नहीं आएगा? हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मुझे यस नो बताइए, आया? एग्जाम्पल समझ में आ गए वाले? अब जब पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 आप पढ़े तो आपको सर्टेन एरर्स भी दिखाई दे रही होगी कि यार अपन ने सैंपल में बांट दिया था, एंट्री नहीं पास करी। अपन ने सेल्स कर दी थी मार्च में, रिकॉर्ड कब करी? अप्रैल में। सेल ऑन अप्रूवल किया था, सेल नहीं होना चाहिए था, सेल्स मान लिया। खरीदा था फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, मान क्या लिया? परचेजेस। गड़बड़ हो रखी है, वी हैव टू रेक्टिफाई द प्रॉफिट। जब अगले साल पिछले साल के प्रॉफिट को ठीक करते हैं, विच अकाउंट वी नीड टू ओपन? P&L एडजस्टमेंट। ओपन कीजिए बेटे। P&L एडजस्टमेंट। क्या हमारे को प्रॉफिट्स पहले से 6 लाख रुपए दिए हुए हैं क्या? बोल दे। प्रॉफिट्स पहले से दिए हुए कितने रुपए के? 6 लाख। लिखो बाय प्रॉफिट 6 लाख रुपीज। बेटा मुझे 6 लाख के प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, व्हाट शुड आई डू? इसे क्रेडिट कर दूंगा, और इस प्रॉफिट को अगर डिक्रीज करना है तो क्या कर दूंगा? पक्का? Forget you are understanding the chapter of inventory. We are still in the chapter of rectification. नॉर्मल एंट्री बताइए, बिना सोचे कि फाइनल अकाउंट्स बनाए कि नहीं बना। खरीदा था फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, डेबिट कर दिया परचेज को। गिव मी द एंट्री। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पर। अब मैं कहूँ बेटा ये एरर मुझे नेक्स्ट ईयर पता चल रही है, तो आप बोलोगे सर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट रहने दो, परचेज को किससे रिप्लेस कर दो? बात समझ में आ गई? एंट्री बोलेंगे फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट बाय फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। कितना रुपीस बेटे? 15,000। ओके। हनुमान ने सेकंड नंबर पॉइंट में ये बताया कि उसने 40,000 रुपये का माल फ्री सैंपल में बांट दिया था, जिसकी अपन ने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। वापस से भूल जाओ इन्वेंट्री पढ़ रहे हो क्या? नॉर्मल रेक्टिफिकेशन। मैंने कहा बिजनेसमैन ने 40,000 रुपये का माल फ्री सैंपल में बांटा, एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर एडवर्टीजमेंट के लिए नकद खर्च करता तो एंट्री क्या होती? टू कैश। गुड्स
कंज्यूम करी हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना बेटे, एंट्री ही नहीं करी उसने, तो कोई बात नहीं, नहीं करी तो जो एंट्री हम बोल रहे हैं वो लिख दो, एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बात समझ में आ गई। मैंने कहा लेकिन मुझे ये एरर कब पता चली, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी एक एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज अकाउंट भी एक एक्सपेंस अकाउंट था। एडवर्टीजमेंट को किससे रिप्लेस करो, P&L एडजस्टमेंट से। परचेज को भी किससे रिप्लेस करो, एंट्री क्या बनी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। तो इसके डेबिट में क्या टू P&L एडजस्टमेंट, इसके क्रेडिट में क्या बाय P&L में लिखूंगा, क्या छोड़ दूं इसको, मार्क्स कट जाएंगे। छोड़ दिया तो, क्योंकि तुमको दिखाना पड़ेगा कि 40,000 डेबिट में भी आएगा और 40,000 क्रेडिट में भी आएगा। टेल मी यस और नो। पहले लिखो क्रेडिट में 40,000, फिर डेबिट में लिखो 40,000। हाँ भाई लिख दिया। अब ये 40,000 क्रेडिट कर क्यों रहे हो, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना। पहले एंट्री बोलो, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, बोलो एडवर्टीजमेंट के ठीक बाजू में क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट। परचेज के ठीक बाजू में क्या लिखोगे, तो जो क्रेडिट वाला P&L एडजस्टमेंट है वो किस कारण से आ रहा है, परचेज। तो आपको रेफरेंस किसका देना पड़ेगा, परचेज का। भाई एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो जानेगा ना कि 40 तूने क्रेडिट क्यों किया, समझे क्या। ऊपर वाला परचेज एडवर्टीजमेंट को हटाकर क्या लेकर आए आप, P&L एडजस्टमेंट। तो डेबिट में क्या लिख दो, टू एडवर्टीजमेंट। रेफरेंस दे दिया कि नहीं दे दिया। अकाउंटेंसी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि पूछे मत। क्यों, क्योंकि हमारे को तो सही प्रॉफिट निकालना था कि नहीं निकालना था। हमने ये बता दिया कि भाई 40,000 इसलिए डेबिट करना था क्योंकि हमको एडवर्टीजमेंट को रिप्लेस करना था। हमने P&L एडजस्टमेंट को 40,000 से इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमने परचेज को रिप्लेस करना था। बेटे बात समझ में आ गई। थर्ड बोलो, थर्ड केस में क्या हो रखा है, जैसे इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करते हो, वैसे ही आपने कर क्या लिया, 2,50,000 का गुड्स खरीद लिया था बेटा। गुड्स खरीदने की एंट्री बोलो क्या कर दिए थे तुम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए होंगे पक्का। लेकिन गुड्स अभी तक आपके पास रिसीव नहीं हुआ, क्या फिजिकली पड़ा है क्या आपके पास। मान लीजिए आई एम जीरो, नो स्टॉक, आई एम हैविंग नो स्टॉक, जीरो स्टॉक। वो देखो स्टोर रूम पे कहीं बॉटल दिखाई दे रही है आपको, जीरो स्टॉक। मैंने वेंडर से 2.5 लाख रुपए का माल खरीद लिया, एंट्री पास कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बुक्स में 2.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया, बॉटल देना। मान लो ये 2.5 लाख की परचेज थी और 2.5 लाख की गुड्स भी मेरे पास आ गई। बात समझ में आई। साल भर में मैंने कोई भी आइटम नहीं बेचा, पता ये क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख का ही होगा कि नहीं होगा। देखो तुम्हें गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डेबिट में परचेज 2.5 लाख की, क्रेडिट में स्टॉक 2.5 लाख का, डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। तकिया ला के दूं क्या, गद्दा तकिया। हाँ जी ध्यान से। क्या मैंने 2.5 लाख का माल खरीदा, परचेज आ गया मेरे पास स्टॉक। अब दूसरी कहानी, मैंने गुड्स तो खरीद लिया 2.5 लाख का, एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, हो गया, आया नहीं मेरे पास अभी भी। अब ट्रेडिंग के डेबिट में क्या लिखोगे, टू परचेज। या क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिख ही नहीं सकते, कहीं दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, जीरो है कि नहीं। तो यार डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है, लॉस हो गया 2.5 लाख रुपए का, जबकि लॉस है क्या, मैंने बेचा ही तो लॉस कहाँ से होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो फिजिकली तो क्या था, जीरो, लेकिन मेरी ओनरशिप तो 2.5 लाख की है ना। जैसे मैं इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करता हूँ, वैसे ये मेरा गुड्स परचेज तो है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ, परचेज तो है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ, मतलब स्टिल इन ट्रांजिट हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं एक एडजस्ट में एंट्री बनाऊंगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, बोलो गुड्स इन टू ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आ गई। अब मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें बाय क्लोजिंग स्टॉक तो जीरो आएगा,
एड स्टॉक इन ट्रांजिट 2.5 लाख। अब क्रेडिट में कितना आ गया, डेबिट में भी कितना आया था, नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया, और लॉस होना भी नहीं था। बात समझ में आई? आप एंट्री क्या बनाए, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन साल का था ये? क्या इस साल आ सकता है क्या? ट्रेडिंग को हटाओ, क्या लेकर आओ, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई? एंट्री बनाएंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितना रुपीज, 2,50,000। एम आई क्लियर? इसको मैं एक बात से और भी लिंक कर सकता था। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ाओगे ट्रेडिंग में, उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपने ऊपर एक स्टेटमेंट बना रखा है, बताइए, आपने 2.5 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा रखा है ना, जितना ऊपर स्टॉक बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक गोज टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एम आई क्लियर? ऊपर जितनी वैल्यू से स्टॉक बढ़ाओगे उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट, हमने गुड्स कौन से मंथ में बेचा, मार्च में। एंट्री कौन से ईयर में हो गई, अप्रैल का अप्रैल में ठीक करेंगे, लेकिन पिछले साल की सेल्स तो पिछले साल में ही आनी चाहिए थी। पिछले साल में एंट्री क्या होती, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर आपने वो एंट्री पिछले साल में नहीं करी, तो एंट्री बताइए, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स या टू पी एंड एल एडजस्टमेंट? पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखो, बाय कस्टमर। कितना, 2 लाख। ऑल क्लियर बेटा? चलें आगे। ₹75,000 की कॉस्ट का माल अपन ने कितने मार्जिन पर बेचा था, 33.33% ऑन कॉस्ट, यानी कि 75,000 का 1/3 बोल सकता हूँ क्या? अच्छा, मुझे रेट की अदला बदली करनी पड़ेगी क्या? ये वैल्यू भी कौन सी गिवन है, मार्जिन भी किस पे गिवन है, 75,000 का 33.333 निकालेंगे तो 25,000 आएगा। तो 75,000 तो क्या थी कॉस्ट, प्रॉफिट कितना था, 1,00,000 रुपए की सेल हो गई। इफ़ यू रिमेंबर कैजुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब हम कस्टमर को पहली बार जब गुड्स दे देते हैं तो नॉर्मल एंट्री मान के अकाउंटिंग कर देते हैं। क्या एंट्री की होगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री अपन कर चुके होंगे, लेकिन 31 मार्च को हमें ये पता करना चाहिए था कि कस्टमर ने हमें येस बोला है कि नो, कस्टमर ने कुछ भी नहीं बोला था, तो जो सेल्स की एंट्री हम मान के बैठे थे उसे रिवर्स करना चाहिए था। अगर अपन ने कोई रिवर्स एंट्री ही पास नहीं कर रखी तो क्या करेंगे, पैसा इसको उठाओ जी। क्या हो गया दोस्त, हैं? क्या आप लोग पिकनिक स्पॉट पे आए हैं, आपका मनोरंजन किया जाए यहाँ पे, नालायक कहीं। हाँ जी, एंट्री बोलो क्या हुई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन आंसर लिख के आएंगे, आई से क्षमा कीजिए, हम उस समय गहर निंद्रा के मूड में थे, कृपया करके हमें 10 की बजाय 1 मार्क्स तो अलॉट कर दें। क्यों? क्योंकि हम कक्षा में तो आए थे। अरे मुझे कोई 1 मिनट लगेगा खाली समझाने में, 1 मिनट। जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है उसे पेंडल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दो, जिससे घट रहा है उसे पेंडल में डेबिट कर दो, कहानी खत्म। मेरे भी 10-15 मिनट बचेंगे। कौन से जहान में जी रहे, शर्म नहीं आ रही। हाँ जी, 75,000 रुपये की एंट्री क्या हो रही थी, फटाफट बोलो। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, अरे पागल तो नहीं, अगर आप मजाक के मूड में हैं तो अपन कल पढ़ लेंगे बेटा। एक क्वेश्चन तो देखो सीरियस मूड का, ये नहीं पढ़ना है तो मैं कल पढ़ा दूंगा, बोलो। तो फिर सीरियस मूड में पढ़िए, राइट। 75,000 रुपये की एंट्री आपने कर दी होगी, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल। फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे अगर अपने को पता चला कि कस्टमर ने ना यस बोला और ना ही नो, तो हम लोग 2 एंट्री करते हैं। एक तो कैंसिलेशन की एंट्री होनी चाहिए थी, वो हमने पास नहीं करे, अब करेंगे। एंट्री बनाओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीव, बट फाइनल अकाउंट्स बन गए, सेल्स को रिप्लेस करो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ बेटा, कि डेबिट साइड में टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपीस,
दिस इज माई प्रॉमिस। इस क्वेश्चन ने किसी का भी डाउट पूछा तो मैं एक ही जवाब दूंगा, काइंडली रेफर द लेक्चर ऑफ द डेट 29th जून, प्लीज रेफर। डेट लिख ली ना बेटा? हाँ ये सही भी है। 1 लाख आ गया बेटा, एक एंट्री कर दी, एक दूसरी एंट्री और होनी चाहिए थी। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तब नहीं करी, अब कर दो बेटे। ट्रेडिंग को रिप्लेस करो किससे? एंट्री हुई इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, हाउ मच? 75। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने P&L एडजस्टमेंट को डेबिट कितने से किया और क्रेडिट कितने से किया? यानी नेट में प्रॉफिट को 25,000 से कम किया है ना भाई। इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, तो नेट में प्रॉफिट 25,000 से कम हो गया ना। कम होना भी तो चाहिए था। पिछली बार 75,000 के भी कॉस्ट को 1 लाख का बिका हुआ बनाकर प्रॉफिट बढ़ा भी तो दिया था 25,000 रुपये से। वही बढ़ा हुआ प्रॉफिट इस बार कम हो गया कि नहीं हो गया? एम आई क्लियर बेटा? क्रेडिट का टोटल लगाओ फटाफट। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर याद है आपको? आफ्टर एडजस्टमेंट 10,40,000। कहाँ हनुमान अपना प्रॉफिट केवल कितना बता रहा था? 6 लाख, जबकि उसका प्रॉफिट तो 10,40,000 होना चाहिए था बेटा। टोटल बताइए। 11,80,000 रुपये। इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत थी कि एक ही क्वेश्चन में 4 चैप्टर डाल दिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगा। लेकिन पूरा ऑनेस्टी के साथ सोचिए, इन्वेंट्री का चैप्टर ही पढ़ रहे होते, रेक्टिफिकेशन का ही चैप्टर पढ़ रहे होते, तो ये लास्ट वाली एंट्री बहुत आसान लगती। अगर हम खाली सेल ऑन अप्रूवल वाले के बजाय टॉपिक पढ़ रहे होते या कोई और अलग से पे टॉपिक पढ़ रहे होते तो चैप्टर आसान लगता। क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन, और हम लोग को ये पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा। ए फॉर एप्पल बोलते हैं, आज भी याद है ना? ऐसा तो नहीं भूल गए सर, नर्सरी में पढ़ा था। चले, सामने आ गया। दिस वॉज योर चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या हुआ? नहीं अरे छोड़ो ना, ये मैं जो पढ़ा दूंगा, जो कुछ पढ़ाना है। सामने आ गया। एक बार फटाफट 5-10 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं कल तो बोलना ही नहीं मेरे को, कल तो कुछ है ही नहीं। आधे घंटे पर नालायकों, आधा घंटा और 8 मिनट बचा हुआ है। क्या? एक मिनट क्या? कितने बजे उठे थे? ठीक है, आज तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज भिजवाता हूँ कि कृपया इनको 5 बजे ना उठाएं, थक जाते हैं। 8 बजे आ जाता हूँ। टेस्ट नहीं लूँ? आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम बताइए ना। अरे इतना काजल, तो मैं MCC की तरफ से एक मैसेज भिजवाता हूँ इंस्टीट्यूट घर को कि भाई आपके बच्चे काजल का ये कहना है कि टेस्ट ना लिया जाए। बाद में कब? अच्छा एक काम करो, एक काम करते बेटा, तू तेरा फेयरवेल टाइम बता दे। 2 बजे का, इसका 3 बजे का। बेचारा MCC क्या करे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जो आप लोगों के प्रति थोड़ा दोस्ताना व्यवहार मैंने किया, उसका थोड़ा फ़ायदा उठाने लग गए। मुझे ऐसा लगा। आप जो मुझे सजेशन दे रहे हो ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, चुपचाप मेरी बात सुनो और जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसे रिपीट करो मेरे साथ। चुप। टॉपिक का फर्स्ट पेज निकालो इस चैप्टर का फटाफट। हमने सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखी थी, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, खाली उसको पढ़ लीजिए और मैं उसका मीनिंग बताया था। मैंने उसमें लिखवा रखा है कि इन्वेंट्री को एक असेट की तरह ट्रीट किया जाता है।
जो कि बिजनेस में इसलिए रखी जाती है ताकि उसे ऑर्डिनरी कोर्स में बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। एम आई क्लियर बेटा? ये वो इन्वेंट्री भी होती है जिसे हम लोग सेल के लिए जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें भी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसे इन्वेंट्री का नाम दिया जाता है। या फिर हर वो छोटे से छोटा आइटम जो गुड्स को बेचने या सर्विस को प्रोवाइड करने के दौरान कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसे भी हम किसका नाम देंगे? इन्वेंट्री। आपको पैकिंग मटेरियल का एग्जांपल दिया था, आपको याद है बेटा? ये सब आपकी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आता है। लेकिन इन्वेंट्री की डेफिनेशन में मशीन के स्पेयर पार्ट शामिल नहीं होते, सर्विस इक्विपमेंट शामिल नहीं होते, या फिर स्टैंड बाई जो कभी कभी इक्विपमेंट्स काम आते हैं किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए, वो उसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं होते। एम आई क्लियर बच्चा लोग? फिर हमने एक टॉपिक आगे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ नहीं, हमने ये पढ़ाया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है और फिनिश्ड गुड्स। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ ट्रेडर है, उसकी इन्वेंट्री में केवल वही गुड शामिल होगी जिसने उसे खरीदा है और उसे फर्दर उसे विदाउट चेंजिंग द फॉर्म उसे फर्दर बेच देगा। टेल मी यस नो, यहाँ तक बात समझ में आई? फिर अपन ने आगे डिस्कस किया था नीड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहला पॉइंट बोलिए बेटा, अगर इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन नहीं हुआ तो क्या सही प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई हो पाएगा? सेकंड, इन्वेंट्री क्या बिजनेस की करंट एसेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? अगर वही गलत तो बिजनेस की करंट एसेट गलत, करंट एसेट गलत तो बैलेंस शीट गलत, बैलेंस शीट गलत तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही असरटेनमेंट नहीं हो सकता। आगे रेशियो एनालिसिस पढ़े हो आप लोग? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट। एक और बात, अगर इन्वेंट्री गलत तो आप क्विक रेशियो पढ़े होंगे, एक क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स करते हैं तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटाते हैं। स्टॉक का वैल्यू गलत था तो क्विक एसेट भी गलत आई कि नहीं आई? अंडरस्टूड ना? फोर्थ है बेटा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। आपसे जो स्टेट्यू है, मतलब यानी से जो आपसे जो विधान है, जो लॉ है, उसने आपसे मांगा है कि एवरी पर्सन हु डील्स इन द इन्वेंट्री और कंज्यूम्स द इन्वेंट्री शुड हैव वैल्यूड इस इन्वेंट्री इन प्रॉपर मैनर। बात समझ में आई? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम उसके गलती मानेंगे और उसे रिवीजन करना पड़ेगा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने का। थर्ड पॉइंट, इसके बाद में जो अगला पॉइंट था अपन ने पढ़ा बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे ऑनर। कॉस्ट का मतलब जिस जगह पर आप इन्वेंट्री को लाना चाहते हैं वहाँ तक लाने के लिए आपने पहले तो वेंडर को पैसा दिया होगा, परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द गुड्स इन इज प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एम आई क्लियर बेटा? एनआरवी का मतलब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस टू मेक द सेल। वो क्या हो गई हमारी एनआरवी। डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कहाँ पढ़ेंगे? इंटर में। यहाँ तो केवल इंट्रोडक्टरी फॉर्म दिया हुआ है। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम पढ़े क्या बेटे? अब देखो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आप भी उसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़िए। दो होते हैं मेथड, पहला परपीचुअल, पीरियोडिक और परपीचुअल। पीरियोडिक को हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम का भी नाम देते हैं क्या, और परपीचुअल को बुक रिकॉर्ड्स का नाम देते हैं, कंटिन्यूअस इन्वेंट्री का नाम देते हैं। फिर जो पीरियोडिक होता है उसमें इन्वेंट्री की काउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? फिजिकल काउंटिंग के ऊपर। लेकिन परपीचुअल में इन्वेंट्री बुक रिकॉर्ड्स पर बेस्ड रहती है। आपको मैंने कुछ 5-6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखवा रखे हैं। एग्जाम में आया तो 4 पॉइंट पूछेगा, चारों में से चारों अच्छे से अच्छे लिख के आना, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा बेटा? मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ 6 पॉइंट लिख रखे होंगे। पहला बोलिए, जो भी माल आप भेजोगे उसमें से सबसे पहले जो माल जाएगा वो जाएगा जो सबसे पहले आपके पास आया था। 2, 3, 4 के सीक्वेंस में माल आया हुआ है तो जाएगा भी किसमें? 2, 3, 4। लीफो में 4, 3, 2। एवरेज में क्या होता है बेटे? जो भी रेट्स आपके पास हैं उन सभी रेट्स का टोटल लगा के जितनी रेट्स हैं उससे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? एवरेज प्राइस। बट वेटेड एवरेज में क्या होता है? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर लो, प्राइस में प्राइस ऐड कर लो। तो एक ड्रम वाला एग्जांपल दिया था मैंने, उस ड्रम में मतलब उस एरिया, उस जब जहाँ भी आपने माल रखा हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट होगी, उसकी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, वेटेड प्राइस पर निकल कर आ जाएगा बेटा। एग्जाम में अब तक पूछे कौन से गए हैं? इधर फीफो और वेटेड एवरेज। क्यों नहीं पूछा जाता लीफो और एवरेज? क्योंकि सही मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो हमको आता है क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है।
समझ में आ गई बेटा बात? इसके 2 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिए थे आपको मैं, कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 कर लिए थे आप लोगों ने, पक्का ना बेटा? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में मैंने ये कहा था कि नाम में ही मीनिंग छुपा है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, उसमें से क्या हटाना है? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेस कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फॉर्मेट याद है आपको? चाहो तो इलस्ट्रेशन 6 या 7 का फॉर्मेट देख सकते हो। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन में लिखा हुआ सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड लिख लिया, एड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लिख लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ परचेज लेस किया इफ़ वी हैव गिवन कॉस्ट ऑफ परचेज। बहुत अच्छी बात है, जैसा इलस्ट्रेशन 6 में गिवन नहीं था तो अपन ने उसका वर्किंग नोट बनाया था बेटा। कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करेंगे, क्या निकल कर आएगा? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन को सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस के टोटल से डिवाइड करो, क्या निकल कर आ जाएगा? मार्जिन का परसेंटेज। उस परसेंटेज को सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे अप्लाई करने का, डिफरेंस हटाओ, क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। अंडरस्टूड बेटा? फिर जब अपन आगे पढ़े तो मैंने आपके क्वेश्चन पूछा था कि टोटल सेल्स 10,20,000 रुपये की, याद है आपको? जिसमें 20,000 रुपये की सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट नहीं हुआ था, क्या हुआ था? लॉस। और प्रॉफिट का परसेंटेज 25% था। बहुत सारे आंसर आए थे लेकिन सही आंसर था 2,40,000। तो उस एग्ज़ाम के पीछे का पर्पज़ ये था कि हम लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट का परसेंटेज टोटल सेल्स की बजाय किस पे अप्लाई होता है? नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग सेल्स पे। ठीक है बेटा? हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था, एबनॉर्मल इन्वेंट्री को सब जगह से हटा दिया था अपन ने, ओपनिंग में से भी हटा दिया था, सेल्स में से भी हटा दिया था, तभी तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आया था बेटा। ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? इलस्ट्रेशन नंबर 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एकदम सेम था बेटे। आई एम सॉरी 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम लोगों ने इन्वेंट्री की काउंटिंग पढ़ी थी कि इन्वेंट्री की काउंटिंग का काम क्या 31 मार्च के दिन, अकेले 31 मार्च के दिन पॉसिबल है? क्या हो जाए तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो या तो इन्वेंट्री की काउंटिंग का काम किसी दिन पहले हो जाता है या फिर उसके बाद में। अगर 31 मार्च से पहले हो गया तो अपने को सीधा चलना पड़ेगा। इस दौरान जो माल आया उसे प्लस कर देंगे, जो गया उसे माइनस। कॉस्ट प्राइस पर ध्यान रखिएगा। और अगर बाद में हो गया है तो उल्टा चलेंगे, जो माइनस हो चुका उसे प्लस, जो प्लस हो चुका उसे माइनस। एम आई क्लियर बेटा? फाइनली अपन लोगों ने आज जो एक क्वेश्चन करा, बिलीव मी, और आप लोग मानते भी होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दिमाग लगने वाली बात थी। 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। प्लीज़ ट्राई, कोई डाउट आएगा तो क्लास में ही पूछेंगे। बात समझ में आ गई? चलो लिखो। अच्छा लिखेंगे नहीं, कॉपी बंद। पार्टनरशिप में कोई थ्योरी नहीं रहेगी, जहाँ होगी लिखवा दूंगा, बंद कर दो पार्टनरशिप।